जय हिंद साथियों। भी हम लोग पहला पार्ट इसका देख चुके हैं। वीडियो टर्मिनेट हो गई थी तो इसीलिए दूसरा पार्ट इसका मैं बना रहा हूँ। तो आइए इसका हम देख रहे थे कि जो फार्मर डे है ये एक दिन नहीं मनाना चाहिए, पूरे साल इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जो 70% पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है थ्रू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। This day the emphasis emphasizes fulfilling the requirement and solving problem of agricultural issues. Farmer are very important to raise our economy. ये लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में और एम्प्लॉयमेंट में बहुत ही मतलब ये एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही योगदान देता है, तो इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसको एक दिन मनाने से कुछ नहीं होगा, हम सालों साल इसकी चर्चा, इस पे विचार विमर्श करते रहना चाहिए। Well, all in one, I will say farmer are our main source of providing food, and without them we cannot get food. हम लोग 3 बार खाना खाते हैं, तो जब भी हमारे सामने थाली आती है तो थैंक करना चाहिए फार्मर को, क्योंकि वो कहीं वो दिसंबर की रात में ठंड में जग कर आपके लिए मतलब फसल उगाता है और ये सारी चीज़ें करता है, तो इसको भूलना नहीं चाहिए। So with respect to honor them, help them and solving their every problem, Farmers Day celebration is very necessary to make all aware of their importance. आइए हम देखते हैं जो इस वर्ष की थीम है वो क्या है। द थीम ऑफ सेलिब्रेशन, जो फार्मर्स डे 2020 की थीम है वो है पावरिंग द फार्मर्स मेक प्रॉस्पेरिटी टू इंडियन। मतलब फार्मर को पावरिंग करके या उनको एक तरह से अपलिफ्ट करके हम अपने इंडियन पर्सपेक्टिव को बना सकते हैं। मेक पर्सपेक्टिव टू इंडियन मतलब अपने इंडियन पर्सपेक्टिव को और ऊंचा कर सकते हैं, उसको अच्छे से बना सकते हैं। एस द थीम ऑफ सेलिब्रेशन इंडिकेट्स दैट बाय ओनली डेवलपिंग एंड पावरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स वी गेन अ स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विद राइजिंग मोर बेनिफिट्स एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। देख सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रहे हैं। तो ये है, और इसके बारे में आगे देखिए, ये ये देख सकते हैं एक फ़ोटो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ दिखाते हुए, ये दूसरी फ़ोटो है। अभी आइए जो इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट पास्ट एंड प्रेजेंट, मतलब इंडियन फार्मर की जो प्रोटेस्ट हुए हैं पास्ट में कितने हुए हैं और प्रेजेंट में कितने हो रहे हैं, ये सारी आप देखेंगे। जैसे ये जो पहली पिक्चर है, ये ये वाली, ये 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 पंजाब का प्रोटेस्ट है, और ये महाराष्ट्र का प्रोटेस्ट था, जो लोग दिल्ली से महाराष्ट्र से दिल्ली आने के लिए कह रहे थे। और इसके बाद में ये वाला, ये तमिलनाडु का प्रोटेस्ट है, जो दिल्ली में जंतर मंतर पर इन लोगों ने किया था। कुछ लोग वो साथ में खोपड़ी लेके आए थे, जो किसान सुसाइड कर चुके थे उनकी खोपड़ियाँ थी ये। तो ये अपने साथियों की लेके आए थे यहाँ पर, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, और जो भी कंट्री को एक तरह से कंट्री को चलाते हैं, या वो थिंक टैंक है, या वो लेजिस्लेट जुडिशरी और एग्जीक्यूट करते हैं सारे लॉज एंड सब कुछ। तो उनका मोटिव था प्रोटेस्ट करने का। और ये प्रोटेस्ट अभी ये देख सकते हैं, ये दिल्ली के आसपास के जो बॉर्डर हैं वहाँ पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये और ये प्रोटेस्ट देख सकते हैं, ये दिल्ली के आसपास दोनों चल रहा है। तो अभी ये प्रोटेस्ट ऑनगोइंग है, और 8 दिसंबर को भारत बंद और ये सारी चीज़ें हुई थी। अभी भी जो 2020 फॉर्म बिल्स है उस पर जो 3 एक्ट आए हैं, तो उसमें कुछ लोगों को आशंका है कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, और सरकार ने क्लियर कट कुछ बताया नहीं है। तो उसमें जैसा भी होगा, वो तो अभी ऑनगोइंग पॉलिटिक्स है, उसमें अभी वो अभी डेवलपमेंट होगा उस फील्ड में। आइए हम अपना इधर देखते हैं। Gradually, Indian farmers are progressing in the process of farming. So many farmers are facing different problem in this field. You are all aware of 8th December Bharat Bandh protesting against the bills.
वही जो मैं बता रहा था कि भारत बंद जो 8 दिसंबर को हुआ था, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे जो बिल के अगेंस्ट में। इन आवर एग्रीकल्चरल कंट्री मोस्ट ऑफ आवर फार्मर आर फ्रॉम रूरल एरियाज, दे कैन नॉट बी कल्टिवेटिंग देयर लैंड इन साइंटिफिक वेज, इन रिजल्ट फेल टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ फूड और अदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ज़्यादातर जो हमारे एग्रीकल्चरल से जुड़े हुए जो लोग हैं वो रूरल एरियाज से हैं, और वो लोग ज़्यादा साइंटिफिक या ज़्यादा एक तरह से जो आधुनिक खेती है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, करते हैं लेकिन बहुत फ्यू लोग। तो इस सेंस में जो प्रोड्यूस है वो उतना नहीं हो पाता है, या उस अप टू लेवल का नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से लैग करते हैं यहाँ के जो फार्मर्स हैं रूरल के। अभी जो आप लोगों ने सुना था RCEP, रीजनल कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसमें जहाँ पे चाइना, ऑस्ट्रेलिया और जापान और 10 आसियान और 6 नेशंस हैं, तो उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वो उसके बारे में यही था कि वहाँ पे हम लोग अपना ओपन करना मतलब एग्रीकल्चर बचाने की वजह से ही हम लोग उसको नहीं ज्वाइन कर पाए, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड का जो दूध है वहाँ पे यहाँ आएगा तो 10 रुपये लीटर बिकने लगेगा। अभी हम लोग यहाँ 40 रुपये लीटर दूध खरीद रहे हैं, तो फिर हम कोई भी मार्केट में अगर सस्ता आ गया तो फिर वो 10 रुपये लीटर वाला खरीदेंगे, भले ही वह मेड इन ऑस्ट्रेलिया है या मेड इन नीदरलैंड है। इसकी वजह से जो यहाँ का डेयरी सेक्टर है वो क्रैश कर जाएगा। तो इसीलिए सरकार ने शायद नहीं ज्वाइन किया, और भी बहुत सारे वोरियस रीजन्स हैं। तो उसको तो बाद में कैसे भी वो ज्वाइन करना ना करना वो अपर जो पॉलिसी मेकर हैं या जो चलाते हैं देश, उनके ऊपर है। तो आइए हम अपना जो आज का नेशनल फार्मर डे है इसके ऊपर देखते हैं। Most of our farmer are leading a poor life. The farmer after paying their tax debt, they save only a few amount of money, which is not enough to maintain their livelihoods. They become deaf due to many reasons like unsuitable weather condition, high cost farming essentials, low remuneration for their produce, and due to this we all have seen in many cases that due to tension or pressure farmer attempt to suicide. देख सकते हैं हर साल सुसाइडल रेट बढ़ते जा रहे हैं, या हर साल देख सकते हैं कितने मतलब न्यूज़ में आते हैं कि ये सुसाइड हुआ, और फार्मर डेप्ट की वजह से, या और फार्मर के जीवन में बहुत एक तरह की दिक्कतें नहीं रहती हैं, बहुत बहुत तरह की दिक्कतें रहती हैं, दुनिया भर की रहती हैं। तो वो और फार्मर की दुनिया में ऐसा नहीं है कि बहुत सब सारे फार्मर बहुत मतलब एक तरह से पुअर ही हैं। बहुत सारे फार्मर अब अपलिफ्ट भी हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि जो रूरल जो पंजाब, हरियाणा या दिल्ली का या वेस्टर्न यूपी है, इसको छोड़कर, या साउथ के स्टेट छोड़कर यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, झारखंड और इधर के जो ये स्टेट हैं, इनमें अभी बहुत कुछ करने को है। You must notice that most of our farmers give more stress on farming food grain which they crop once or hardly twice in a year, and the rest of the time they cultivate their land. मतलब ज़्यादातर साल भर में वो दो ही खेती उगा पाते हैं। सो इन दिस केस आई विल से beside food grain they should produce oil seeds, sugar cane, pulse vegetables, or may begin poultry farming, cattle rearing, beekeeping, pisciculture to be engaged all the year. इसमें ये बताने का पर्पज़ यही है कि जो फार्मर हैं वो जो परंपरागत खेती है उससे हटकर थोड़ा सा दूसरी खेती या जो एक तरह से क्रॉप साइकिल है उसको बदलें, जैसे पोल्ट्री फार्म की ओर बढ़ें, और कैटल रियरिंग के, बी कीपिंग और जितनी भी आधुनिक तरह की जो खेती है उसमें वो इन्वॉल्व हों। ये यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य है। स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम इस सेगमेंट में देखेंगे कि गवर्नमेंट ने अब तक क्या किया है सिंस इंडिपेंडेंस। तो यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैराइटीज़, और 1962 जब चाइना से इंडोसिनो वॉर में इंडिया गॉट डिफीटेड, उसमें क्या होता है कि हम लोग
ना तो मिलिट्री वाइज इतना स्ट्रांग थे और ना ही एक तरह से सेल्फ रिलायंट थे ग्रेन्स के मामले में। तो वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री और एम एस स्वामीनाथन, जिनको जनक कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया। तो वहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का ही प्रयोग किया गया था, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी में क्या होता है कि एक बीघे में आप आराम से 3-4 क्विंटल धान या गेहूं की फसल उगा सकते हैं। ये देख सकते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी की धान की खेती लगी हुई है। तो इसमें पेस्टिसाइड हो गया और दुनिया भर के फर्टिलाइज़र्स हो गए, जो भी समय पे चाहिए फसलों को दिया जाता है और अच्छी पैदावार होती है इससे। तो अभी हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। The introduction of high yielding variety has changed the agriculture environment by creating a variety of pest problem. Many of these either were unknown or were of minor importance in the early 60s. The increased irrigation facility, higher use of fertilizer, and the high yielding varieties led to the resurgence of pest. जो पहले क्या दिक्कत थी कि पेस्टिसाइड, मतलब जो कीट थे या जो मतलब एक तरह से जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते थे, वो फसल को खा जाते थे, नष्ट कर देते थे। तो यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का यूज़ हुआ और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हुआ, तो इससे फसल की पैदावार बढ़ी और वो उन पर कंट्रोल पाया गया, जो जिन्हें रोकना था, जो एक तरह से कीट पतंगे थे। तो अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन फ्रॉम अ ग्रेन डिफिशियंट नेशन टू फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। ग्रेन डिफिशियंट मीन्स हमारे पास में ग्रेन की कमी थी, डिफिशियंसी थी, और हम ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद में फूड सिक्योरिटी कर पाए सभी के लिए। और आज हमारे FACI के गोदामों में बहुत सारा अनाज लगभग में मतलब करीब 1-2 साल के लिए तो स्टोरेज रखा ही है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा या कोई जैसे कोविड-19 है या कोई मैन मेड डिज़ास्टर आ जाता है, तो उसके लिए फूड सिक्योरिटी है इंडिया के पास में। ये देख सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है वहाँ का इंडिया का ये मैप है। इसमें से पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन को एक बार प्रॉपर यहाँ पे एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू किया गया था, वही बाद में सक्सेस हुआ। और आज भी यहाँ के फार्मर खुशहाल हैं, और ये लोग जो रेस्ट ऑफ द कंट्री उनसे इनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है या जो और अदर सोसाइटी में जो या पैन इंडिया अगर इनकी किसी भी स्टेटस पे देखें तो ये आगे हैं। अभी आगे गवर्नमेंट ने क्या किया है, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर। मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर में क्या होता है कि मशीन का एग्रीकल्चर में यूज़ करना। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, वो या तो अपने आप मैनुअल लेबर करते हैं या वो ज़्यादातर मशीन का यूज़ नहीं कर पाते हैं। अभी भी मतलब ट्रैक्टर्स और ये सब का यूज़ होता है, बैलों और इन सब से खेती कम हुई है, लेकिन जितना मशीन का यूज़ अन्य देशों में होता है उतना अभी इंडिया में नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट मैकेनाइज एग्रीकल्चर को भी प्रमोट कर रही है। इसमें ज़्यादातर मशीन्स का यूज़ किया जाता है। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, गवर्नमेंट जोर दे रही है रोटेशन ऑफ क्रॉप्स कि अगर आप एक साल में 2 फसल एक खेत से ले रहे हैं, मान लीजिए 1 एकड़ का खेत है, एक प्लॉट है, तो उसमें आप बदलें फसल को। ये नहीं कि बार बार उसमें धान उगाते रहें या बार बार गेहूँ उगाते रहें, उसमें कभी सरसों लगा दें तो कभी उसमें वेजिटेबल्स की उगाएं, और इस तरह का मतलब वो रोटेशन आप करते रहें, जिससे वो जो मृदा की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसके बाद में गवर्नमेंट ने जोर दिया है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है, ये एक इंटेंसिव फार्मिंग का मैप है, एडवांटेज है इसका इंटेंसिव फार्मिंग का। बिगर यील्ड फ्रॉम लैंड अवेलेबल, few worker needed, use of hormones increase meat production, large number of animal kept in ideal condition, antibiotic use keep animal healthy, produce is cheaper, fewer blames on crops। इसमें यही सब बताया गया है कि ज़्यादातर इंटेंसिव फार्मिंग में ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं होती है, ये चीप होता है प्रोड्यूस,
और इसमें एक तरह से एंटीबायोटिक्स है वो यूज़ किया जाता है एनिमल को हेल्दी रखने के लिए। और इसके बाद में इसका ऑर्गेनिक फार्मिंग का इधर दिया है, एनिमल लेड हैप्पियर लाइफ, सॉयल स्ट्रक्चर इज बेटर, लेस हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, नो हार्मफुल केमिकल, हेल्दियर, मोर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो काउ डंक हो गया या और जितना भी जो गोबर से या जो ऑर्गेनिक होता है उसके उसके उससे बने हुए चीज़ों का इधर दिखा रहे हैं, और इधर इंटेंसिव फार्मिंग है, दोनों का देख सकते हैं। फिर इरिगेशन फैसिलिटी, गवर्नमेंट ने जोर दिया है कि इरिगेशन फैसिलिटी अवेल हो ज़्यादातर जो एग्रीकल्चरल एरियाज़ हैं वहाँ पर, जैसे कैनाल बना के या सिंचाई के जो साधन हैं उनको अच्छे या सस्ते सब्सिडी रेट पर मुहैया कराकर ये सब गवर्नमेंट करती है। लेकिन ज़्यादातर एरिया में क्या होता है कि पानी कहीं कहीं इतना रहता है कि उसकी वजह से फसल सड़ जाती है या फसल गल जाती है, और कहीं कहीं पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हो सकता था इतने पानी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे पानी इतना चल रहा है क्योंकि यहाँ पे वाटर लेवल ज़्यादा होगा, ऊपर होगा मतलब, और इस तरह से पानी की पर्याप्त मात्रा होगी। अभी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे पानी है ही नहीं। तो इस तरह से जो पानी का वितरण कंट्री वाइज कम और ज़्यादा है, तो उसको समान करने के लिए गवर्नमेंट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। और जैसे बाढ़ के जो जब बाढ़ आती है जब तो उस पानी को कहीं पे स्टोर करके उसको गर्मी के दिनों में यूज़ करना चाहिए, ताकि जो वाटर लेवल है वो भी मेंटेन रहे, और पानी जो नदियों के रास्ते होके समुद्र में बह के चला जाता है वैसे ही, तो उसको हम प्रिजर्व कर सकें। और इसके बाद में एग्रीकल्चर इन ड्राई लैंड, और गवर्नमेंट ने जोर दिया था कि ड्राई लैंड है वहाँ पे जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, इस तरह की खेती को प्रमोट किया था, क्योंकि वहाँ पे ड्राई लैंड है। वहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का रीजन हो गया या राजस्थान का रीजन हो गया, यहाँ पर ड्राई लैंड है, यहाँ पर नदियाँ ही कम हैं, तो फिर पानी कहाँ से लाएंगे आप। लेकिन जितना भी है तो उसको ड्राई लैंड, उस तरह की फसलों को यहाँ पे सरकार ने बढ़ावा दिया था। अभी देखते हैं फॉर्म बिल 2020 क्या है। इसमें इसके ऊपर मैं प्रॉपर कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये अभी ऑनगोइंग प्रोटेस्ट है। ये जो भी सरकार और जो फार्मर यूनियन है उनके बीच में बातें चलती रहें, कुछ नेगोशिएशन हो, गवर्नमेंट भी किसानों के पक्ष में ही रहे, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है। अन्नदाता को अन्न आंदोलन ना करना पड़े, उसको उसका उचित जो उसके जो क्रॉप्स हैं उसके उचित मूल्य मिलने चाहिए, और उनके साथ में किसी भी तरह की राजनीति ना हो। क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट को देख लो, वो उनको फ़ोटो खिंचवानी अच्छी लगती है फार्मर के साथ में, उनको जाना अच्छा लगता है फार्मर के घर पे, सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि वोट बैंक ज़्यादा है। वोट बैंक पॉलिटिक्स से हटकर यहाँ के किसानों को कंपटीशन मोड में लाना चाहिए। जो चाइना का किसान है या ऑस्ट्रेलिया का या नीदरलैंड का उसके या यूएसए का, उनके लेवल का बनाना चाहिए। यहाँ पर एक तरह से जो साइंटिफिक खेती है उसको बढ़ावा देना चाहिए, उनको सब्सिडाइज रेट पे और साधन मुहैया कराना चाहिए, और ओवरऑल उनकी जो फसल है उसको अच्छे दामों में ख़रीदना चाहिए। ये सारा चीज़ है। और ओवरऑल फार्मर जब खुश रहेगा तभी इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। अभी देख सकते हैं जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इतना लॉकडाउन लगा मार्च से, और उसमें जितना भी सारी जो सेक्टर हैं उनका जो जीडीपी ग्रोथ है वो माइनस चला गया था, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर का प्लस में चल रहा है, +5 या शायद +4 के ग्रोथ से चल रहा है। तो ये इन लोगों ने गर्मी में, बरसात में सबके लिए लॉकडाउन था, घर पर थे, किसी के पास सेविंग रही होगी तो अच्छे से अपना सब कुछ चलता रहा। लेकिन फार्मर थे जो गर्मी में, बरसात में अपना काम करते रहे, तो उनके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए, और उनसे किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से बचनी चाहिए। उनको सड़क पे नहीं होना चाहिए, उनको खेत पे होना चाहिए, तो उनको प्रोटेस्ट के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। कोई भी रिफ़ॉर्म है तो उनसे बातचीत करके उनसे, क्योंकि अल्टीमेटली बातचीत से ही कोई भी जो कोई भी अगर मुद्दा पेचीदा है या फंस जाता है तो उसको बातचीत या नेगोशिएशन के माध्यम से उसको सॉल्व किया जा सकता है। यही मेरा यहाँ पे ओपिनियन है। थैंक यू।
और ये देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ने, और जो बी फार्मिंग है यहाँ पे मधुमक्खी पालन का दिखा रहे हैं आउटलेट है, और ये फ्रूट्स का है, यहाँ पे पोल्ट्री फार्म है। तो गवर्नमेंट जोर दे रही है कि सिर्फ जो एक मोनोटोनस या जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी उससे हट कर किसानों को थोड़ा सा, जैसे वेजिटेबल या फूल है या और सारे जो एनिमल हस्बेंड्री हैं, इन सब से रिलेटेड कुछ जो एडिशनल है, जो प्लस पॉइंट है एग्रीकल्चर के साथ साथ होती रहेगी, उसको गवर्नमेंट जोर दे रही है कि इसको भी आप करो। अभी देखते हैं फार्मर्स एंड लीडर, इसके बारे में हम देखते हैं। ये हमारे 5वें प्रधानमंत्री, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर ही 2012 से हम लोग नेशनल फार्मर डे मनाते हैं। ये चौधरी चरण सिंह हैं, इनको पहले भी मैंने इसी पार्ट 1 में दिखाया है। ये भारतीय राष्ट्रीय इंदिरा गांधी किसान मजदूर कांग्रेस, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जो तृतीय प्रधानमंत्री हुई हैं, उनके समय में ये बना था। और इन्होंने भी, कोई भी प्रधानमंत्री रहा या कोई भी सरकार इंडिया में रही है तो उसको किसानों के साथ में ही कदम बढ़ा के चलना पड़ा है, और चलना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे 70% जो एम्प्लॉयमेंट दे और जीडीपी में जिसका सदियों से बहुत योगदान रहा हो, जो इंडिया को कृषि प्रधान देश ही कहा जाता है, तो इस हिसाब से आप किसानों के साथ ही आपको देश का विकास करना होगा। अभी इनके बाद में आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, ये इनकी इमेज है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और इन्होंने जो आज की संसद भवन है, जहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, उसके अंदर ही शास्त्री जी ने खेती की, और इन्होंने सबसे पहले अपने घर में उपवास का एक प्रयोग किया हफ्ते में, कि एक दिन हम लोग उपवास रहेंगे, और यही नियम देशवासियों से अपील किया। बाद में जब अपने घर में प्रयोग कर चुके थे, तब देशवासियों से अपील किया कि हम लोग हफ्ते में एक दिन भूखा रहेंगे, और हम लोग इन्होंने खुद हल चला के एक ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की, और इसके बाद में हम लोग सेल्फ रिलायंट हुए ग्रेन्स और या अन्न के मामले में। इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। और 1962 में हम लोग चाइना से हार भी चुके थे, और ये अन्न की भी समस्या थी, तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने जवानों को भी 1965 में जब पाकिस्तान से युद्ध होता है तो वहाँ पे जवानों ने जीत दर्ज की, और किसानों ने भी ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से बहुत सारा अन्न उत्पादन किया। अभी इसके बाद में अटल जी आते हैं, तो और इसके बाद में ये जो जिनका आज जन्मदिन भी है, चौधरी चरण सिंह, उनके समय में भी उन्होंने भी जय जवान जय किसान के नारे को ही बुलंद किया। अटल जी आते हैं तो वो भी जय किसान जय विज्ञान का नारा देते हैं। वो विज्ञान के बारे में, जैसे इंटरनेट हुआ और इस तरह की चीज़ें प्रमोट की, किसानों को भी प्रमोट किया। अब इसके बाद में मनमोहन सिंह, ये भी किसानों के पास में किसानों के साथ में उनसे रिलेटेड बहुत सारे जो रिफॉर्म्स थे वो किए, क्योंकि 10 साल ये 2004 से 2014 तक ये पीएम रहे, तो ऑब्वियस बहुत सारे अच्छे और रिफॉर्म्स मूवमेंट इन्होंने भी किया। ये हमारे जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये किसानों के साथ में देख सकते हैं आप, और यहाँ पर एक रैली में ये हैं, और ये इन्होंने एक ये आउटलेट है, इसमें लिखा है कमिटेड टू डबलिंग फार्मर इनकम। जो प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट है, इनका मोटिव है कि जो फार्मर्स हैं इनकी जो इनकम है इसको डबल करना। तो ये है, ये जीरो बजट फार्मिंग क्या है इसके बारे में अभी हम देखते हैं। ये सुभाष पालेकर हैं, इन्होंने जीरो बजट फार्मिंग को एक तरह से प्रमोट किया है। तो इसमें क्या होता है अभी देखते हैं। इसमें क्या है कि इसके अभी आगे देख लेते हैं, फिर आते हैं देखते हैं। हाउ शुड चिल्ड्रेन सेलिब्रेट किसान दिवस। अब चिल्ड्रेन के लिए, उनको तो जो हमारी नई जनरेशन है उनको किसानों के बारे में बताना चाहिए, उनको प्रैक्टिकल थ्योरी और सब कुछ दिखाना चाहिए कि देखो ऐसे होता है। और ये एक दिन नहीं, डिबेट, ऐसे, राइटिंग, ड्राइंग, ये सब तो होता ही है कॉलेज में, स्कूल्स में, एग्जीबिशन हो गए, ग्रीटिंग अमंग देम, ये सारे चीज़ होते हैं, लेकिन उनको एक तरह से प्रैक्टिकल उनको महसूस कराना चाहिए कि देखो इस तरह से आपकी जो
ब्रेकफास्ट है या जो डिनर है या लंच है, इसमें जितना भी ग्रेन्स है ये ऐसे ऐसे पैदा किया जाता है। इसका हार्वेस्टिंग इस तरह का होता है या इस तरह का क्रॉप्स तैयार होती है। फिर so celebration should not be just a simple celebration, it should be also helpful in next better level of be all leading a prosperous life। हमें एक खुशहाल ज़िंदगी जो जीते हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए फार्मर का ही बहुत बड़ा योगदान है, और उसको महसूस कराने के लिए हमारे जो नई जनरेशन है उसको उससे दिखाना होगा। अभी देखते हैं कुछ कोटेशन है। द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर वाज द फर्स्ट बिग स्टेप टूवर्ड्स अ सिविलाइज्ड लाइफ। इसको आर्थर कीथ ने कहा है कि जो खेती की देखते हैं पाषाण काल था, उसके बाद में जो बहुत एंशियंट हिस्ट्री है उसमें दिखाते हैं, तो जो डिस्कवरी हुई थी खेती की वो सिविलाइज्ड लाइफ की फर्स्ट स्टेप थी, बहुत बड़ी। तो इसके बाद में ये दूसरा कह रहे हैं कि फार्मर इज़ अ मैजिशियन हु प्रोड्यूस मनी फ्रॉम द मड। कह रहे हैं कि एक जो किसान होता है वो जादूगर है, क्योंकि वो मिट्टी से पैसा पैदा कर देता है, मनी फ्रॉम मड। ये भी अमित कालंत्री हैं। फिर टू अ फार्मर डर्ट इज़ नॉट अ वेस्ट, इट इज़ वेल्थ। कह रहे हैं जो फार्मर है, मिट्टी में है या धूल में है, वो वेस्ट नहीं है, वो एक वेल्थ है। मतलब एक तरह से वेल्थ है, मतलब मनी है। इफ़ द फार्मर इज़ रिच देन सो इज़ द नेशन। फिर उन्हीं अमित कालंत्री का ही है, वो कह रहे हैं कि अगर फार्मर रिच होगा तभी एक देश रिच हो सकता है। ये इनकी कोटेशन है। अभी मैथिली शरण गुप्त की एक यहाँ पे मैंने पोएम डाली है, ये बहुत ही अच्छी है, इसको अभी देखेंगे। अभी पहले हम इसको फिनिश कर लेते हैं। जो सोसाइटल रेट है फार्मर का वो भी बहुत करीब करीब इस बार ऑलमोस्ट 15,000 के से 15,000 से ऊपर ही था। ये तो लिखित डाटा है, अलिखित डाटा पता नहीं कितने चलते ही रहते हैं। फिर ये देख सकते हैं, वी हैव नेग्लेक्टेड द ट्रूथ दैट अ गुड फार्मर इज़ अ क्राफ्टमैन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, अ काइंड ऑफ आर्टिस्ट। ये बेंडल बेनी हैं, ये कह रहे हैं कि फार्मर है एक आर्टिस्ट है, वो एक कलाकार है जो एक खेत को एक लहलाती फसल में कन्वर्ट कर देता है। ये द फार्मर हैज़ टू बी एन ऑप्टिमिस्ट और ही वुड नॉट बी स्टिल वी अ फार्मर। ये कह रहे हैं कि अ फार्मर हैज़ टू बी एन ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी ही रहता है या तो वो फार्मर ही नहीं होगा। क्योंकि आप फार्मर का देख सकते हैं कितना सहन शक्ति रहता है। शुरू से एक उसकी शुरू से क्रॉप जब प्लांट करता है तब से लेकर जब तक हार्वेस्टिंग नहीं हो जाती तब तक वो आशा में ही रहता है कि हमारा तैयार होगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मुझे ये लेना है, लेकिन क्या होता है कि आधा तो उसको उसमें जब वो लगा रहा होता है प्लांट तब उसमें खर्च हो जाता है, और अगला नेक्स्ट जो क्रॉप लगाने के लिए उसको सेव करना पड़ता है। फिर उसके पास में 10-5% ही इनकम आती है, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है। इफ़ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव अ चेंज टू गॉट लाइट इन द कंट्री। एम एस स्वामीनाथन का है कि अगर कोटेशन है, इन्होंने ही, इनको ही जनक कहा जाता है जो ग्रीन रेवोल्यूशन है जो 60s के दौर में आई, 1960 के दौर में। तो इनका ही कहना है कि अगर एग्रीकल्चर गलत दिशा में जा रही है तो हमारे पास में कोई अवसर नहीं है कि हम एक मतलब जो देश है उसको सही दिशा में ले जा सकें। फिर एग्रीकल्चर इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैन्युफैक्चर इज़ द प्रोडक्शन ऑफ नेचर इज़ द मटेरियल ऑफ आर्ट। ये एडवर्ड गिबन है, ये कह रहे हैं कि ये फाउंडेशन है मैन्युफैक्चरिंग का, और जो मटेरियल ऑफ आर्ट है उसका नेचर है प्रोडक्शन का। इट इज़ ओनली द फार्मर हु फेथफुली प्लांट सीड्स इन द स्प्रिंग्स हु रेप अ हार्वेस्ट इन द ऑटम। ये कह रहे हैं कि स्प्रिंग में ही वह यह एक किसान ही केवल है जो अपनी फसल स्प्रिंग में, बसंत ऋतु में मतलब प्लांट करता है, और शरद ऋतु में, स्प्रिंग शरद ऋतु में, ऑटम मतलब बसंत ऋतु में फिर हार्वेस्ट मतलब काटता है। देखते हैं कितना वेट करता है, मतलब आप क्या ही कहें इस पर। ये एक फार्मर की बहुत ही अच्छी इमेज है जो मुझे मिली। हमारे फार्मर को ऐसे होना चाहिए, ना उसे एक तरह से बहुत ही जो एक रूड सा इमेज दिखा देते हैं वो नहीं, वो भी खुशहाल हो, वो भी अच्छे कपड़े में रहे, अभी अच्छे लुकिंग में हो, वो उसका भी प्रोफेशन है,
एग्रीकल्चर उसको साउंड प्रोफेशन मानना चाहिए। उसको एक तरह से जो एक धूमिल या जो दूसरी तरह की छवि जो बना देते हैं उस तरह का नहीं होना चाहिए, उसको एक अच्छे तरह से दिखाना चाहिए। तो अभी देखते हैं जो हम लोग पीछे छोड़ आए हैं, जो जीरो बजट फार्मिंग है वो, और ये पोएम दो देखते हैं, फिर इसके बाद में ये वीडियो यहीं पे समाप्त होगा। ये grassroots peasants movement organized or originated from Karnataka and spread the state in South India with effort of सुभाष पालेलकर एंड फार्मर एसोसिएशन। अब इसमें क्या है कि ये इमेज देख सकते हैं इंडिया का, यहाँ पे कर्नाटका है। कर्नाटका के सुभाष पालेलकर ने कुछ फार्मर एसोसिएशन बनाई और इसके पीजेंट्स फार्मर मूवमेंट ओरिजिनेट करके ये काम किया। अब इसमें क्या होता है, पहला स्टेप देखते हैं। न्यू लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, प्राइवेटाइज सीड इनपुट एंड इनएक्सेसिबल मार्केट, व्हाट लेड टू जीरो बजट फार्मिंग। इसके बाद में दूसरा फिर तीसरा देखते हैं। हाई कॉस्ट एंड इंटरेस्ट रेट वायलेटेड वोलाटाइल प्राइस ऑफ क्रॉप्स, फार्मर गेट ट्रैप इन विशियस साइकिल ऑफ डेब्ट, हाउ इट हेल्प्स promises to end of reliance on loan and drastically cut production costs. Zero budget farming is a natural farming without chemical, without using any credit and without spending any money on purchase input. इसमें क्या है, इन्होंने किसानों का एक तरह से जो एसोसिएशन बनाया और उसमें इन्होंने क्या किया कि जीरो केमिकल यूज़ किया, मतलब केमिकल विदाउट केमिकल इन्होंने फार्मिंग की, नेचुरल फार्मिंग, और उसमें कोई क्रेडिट नहीं लिया, कोई विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन परचेज्ड इनपुट। अभी क्या होता है, परचेज़ अगर आप किसी चीज़ को परचेज़ करने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं मैन्युफैक्चर रहता है, कोई वहाँ पे पहले से सामान रखना पड़ता है, तो उसके बिना ही ये जीरो बजट फार्मिंग को दिखाया इन्होंने। ये काफ़ी प्रमोट हो रही है। तो आइए हम अपना पोएम देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की है। हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है, पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है। हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहाँ, खाते खवाई बीज ऋण से हैं रंगे रखे जहाँ। आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा, आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा। अंत में अधपेट खाकर फिर उन्हें है कांपना हेमंत में, बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवा सा जल रहा है, चल रहा सनसन पवन तन से पसीना बह रहा। देखो कृषक शोषित सुखाकर हल तथापि चला रहे, किस लोभ से इस आंच में वह निज शरीर जला रहे। देख सकते हैं कितनी जो हार्ट टचिंग मतलब लाइंस हैं। ये घनघोर वर्षा हो रही है, गगन गर्जन कर रहा, घर से निकलने को गरज कर वर्जन कर रहा, तो भी कृषक मैदान में निरंतर काम हैं। किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम हैं, तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते। बाहर निकलना मौत है, आधी अंधेरी रात है शीत कैसा पड़ रहा और थरथराता गात है, तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते। यह लाभ कैसा है न जिसका मोह अब भी त्यागते, मानो भुवन में से भिन्न उनका दूसरा ही लोक है। संप्रति कहाँ क्या हो रहा है कुछ ना उनको ज्ञान है वायु कैसी चल रही इसका न कुछ भी ध्यान है, मानो भुवन से भिन्न उनका दूसरा ही लोक है। शशि सूर्य है फिर भी कहीं उनमें नहीं आलोक है। ये देख सकते हैं अभी ये इतनी बड़ी पोएम है। मैं तो फ्लो में और भी जा रहा था आगे, तो इतनी बड़ी है। इसमें यही सब दिखा रहे हैं जो किसानों की कि सारा जग सो जाता है, वो खेत में कैसे पहरेदारी करता है, कैसे कोई जानवर आके नुकसान ना कर जाए फसल को, किस तरह से। और फिर दिखा रहे हैं कि किस लोभ से इस आँच में वह निज शरीर जला रहे हैं। मतलब इस तरह का कि उनकी वो हर साल हर 6 महीने के बाद में वही काम करते हैं, फिर भी उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो
क्यों करते हैं, किस लोभ से करते हैं? वो मजबूरी में करते हैं, उनको कोई लोभ नहीं रहता है, उनके पास में कोई चारा नहीं है दूसरा, इसलिए वो करते हैं। और कह रहे हैं कि बाहर निकलना मौत है, आधी अंधेरी रात है शीत कैसा पड़ रहा और थर थराता गात है, तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते, यह लाभ कैसा है न जिसका मोह अब भी त्याग दे। ये सारी लाइनियाँ हैं, आप लाइनों को पढ़ सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोबारा देख सकते हैं क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पे देखा। किसान दिवस के बारे में देखा, फिर इसके बाद में ये इमेज है, यहाँ पे चौधरी चरण सिंह के कुछ कटआउट हैं, ये आउटलेट है, ये यहाँ पे है, और ये फार्मर प्रोटेस्ट का है, और इसके बारे में गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं वो इसमें हैं, और ये फार्म बिल 2020 का है, और ये जो एडिशनल फार्मिंग है उसके बारे में, और जो फार्मर हैं और जो लीडर्स हैं उनके कुछ पिक्चर्स हैं। ये जीरो बजट फार्मिंग, और यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही शानदार पोएम, ये सुसाइड को दिखाती हुई एक पिक्चर, और यहाँ पे कुछ कोटेशंस। इसी के साथ में ये पार्ट 2 ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। किसानों को किसान दिवस पर बहुत ही बधाई और हार्दिक अभिनंदन। आप ही हैं जिनकी बदौलत हम 3 टाइम या जितने भी टाइम खाना खा सकते हैं, तो आपको दिल से थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।